नमस्कार दोस्तों। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। सन 73 में जीनत अमान और देवानंद पन्ना और हीरा ढूंढते फिरे। उनको मिला नहीं मिला कह नहीं सकता, पर मुझको पन्ना आने पर हीरा मिल गया, और वो हीरा मेरे साथ मौजूद हैं श्री मुकेश चंदन, श्री मुकेश पांडे चंदन सही वाली। आप से मेरी ये दूसरी मुलाकात है, और पहले मुलाकात ओरछा में हुई थी, तब उनसे कुछ बातचीत हुई, खूब सारी बातचीत हुई, वो आप तक नहीं पहुंच पाई। उम्मीद है कि आज जरूर पहुंचेगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब ओरछा से यहाँ आए थे तो ऐसा लगा था कि बहुत कुछ पीछे छूट रहा है। यहाँ आने के बाद में आपकी अब स्थिति क्या है? वो जो पुराने गम थे वो सब के सब चले गए? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल पन्ना जो है दुनिया में सिर्फ हीरो की वजह से जाना जाता है, जबकि देखा जाए तो यहाँ एक घुमक्कड़ के लिए बहुत कुछ है। पन्ना में प्राकृतिक खूबसूरती तो है ही, बिल्कुल। यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व जो है आज अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि विश्व में एकमात्र टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क पन्ना का ही है, जहाँ 2009 में टाइगर की संख्या 0 हो गई थी। 0 थी जी। फिर दूसरे टाइगर रिजर्व से यहाँ पर टाइगर लाए गए, और फिर धीरे धीरे आज 70+ हो चुके हैं टाइगर। और सबसे अनोखी बात कि पन्ना की जगह अपने आप में इतनी अनूठी है कि जनरली टाइगर्स में ये माना जाता है कि अगर मेल टाइगर है तो वो अपने बच्चों को मार देता है, लेकिन पन्ना में हाल में ही कुछ महीने पहले एक दिलचस्प वाकया हुआ। एक फीमेल टाइगर ने 4 बच्चे दिए थे और किसी कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ी चिंता की बात थी कि उनके 4 बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, या कोई दूसरा टाइगर मेल टाइगर उस पर अटैक ना कर दे। उसके लिए उन्होंने जगह जगह पे कैमरे लगाए हुए थे, और आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने देखा कि उन 4 बच्चों का पालन पोषण एक मेल टाइगर कर रहा है। और आज वो बच्चे लगभग 4 महीने के हो गए हैं, और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ग्लोबल टाइगर डे के पहले ही उन्होंने एक शिकार नीलगाय का भी किया। तो ये अपने आप में एक अलग ही बात है। इसके अलावा अगर हम पन्ना के धार्मिक महत्व की ओर जाएं तो भगवान श्री राम अपने वनवास काल के समय चित्रकूट से चलकर पन्ना जिले के 4 स्थानों पर आए, जिसमें बृहस्पति कुंड, और फिर अग्निजीवा आश्रम, और सारंग स्थित श्रुतीक्षण आश्रम, और फिर सिद्धनाथ स्थित अगस्त मुनि आश्रम। इन 4 स्थानों पर आए। तो पौराणिक काल से भी देखा जाए तो ये भूमि काफी पवित्र है, जहां भगवान के स्वयं कदम पड़े। महाभारत काल की बात करें तो यहाँ पर पांडवों के अज्ञातवास के भी प्रमाण मिलते हैं। जहां सर आज आप गए थे पांडव फॉल में, पांडव गुफाओं में उनका प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा केन नदी पर ही पंडवन नामक एक स्थल है, वहां पर भी उनका आना मिलता है। तो रामायण काल और महाभारत काल दोनों काल से पन्ना का जुड़ाव है। इसके अलावा पन्ना के जंगलों में बहुत से ऐसे शैलाश्रय हैं जहां पर आज भी आदि मानवों के बनाए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। तो पन्ना में मनुष्यों का प्रमाण बहुत पहले से मिला है। बस कमी यहाँ ये रही कि शासन या स्थानीय लोगों द्वारा उस चीज का प्रमोशन नहीं किया गया। तो जब मैं यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे भी पन्ना के बारे में सिर्फ 2 चीजें पता थी कि पन्ना में हीरा मिलता है और पन्ना टाइगर रिजर्व। लेकिन जब यहाँ आने के बाद मैंने अपनी फील्ड ड्यूटी के साथ साथ जो है यहाँ की जगहों को देखा, उनके बारे में जाना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहाँ एक साथ पर्यटकों और घुमक्कड़ों के लिए इतनी सारी चीजें सब कुछ मिले। बिल्कुल। यहाँ पर पन्ना शहर में बहुत पुराने और भव्य मंदिर हैं।
मंदिरों की अगर हम बात करें तो पन्ना जिले में ही नचने कुठार करके एक जगह है, जहां भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक 5वीं सदी का पार्वती मंदिर है। इसके अलावा गुप्तकालीन जो है 3-4 मंदिर और पन्ना में हैं। पन्ना शहर की बात करें तो बुंदेला पीरियड के भी काफ़ी बड़े और भव्य मंदिर हैं। यहाँ बात करें तो चर्च की तरह दिखने वाला बलदेव जी का मंदिर है, मस्जिद की तरह दिखने वाला प्राणनाथ मंदिर है, और प्राकृतिक खूबसूरती की बात करें तो हरा भरा जंगल पन्ना टाइगर रिजर्व का है ही। इसके अलावा बरसात में यहाँ पर सैकड़ों झरने फूट पड़ते हैं और उनकी खूबसूरती अपने आप में देखने लायक होती है। तो पन्ना प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्धशाली है। बस यहाँ पर प्रमोशन की कमी रही, तो उर्सा आने के बाद ये सारी चीज़ें मेरे मन से दूर हुई और यहाँ पर मैंने इन चीज़ों के लिए इतना काम किया कि आज पन्ना कलेक्टर द्वारा मुझे जो है जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद का नोडल ऑफिसर बनाया गया है और पन्ना की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मेरी फोटोग्राफ्स अपलोड हैं। एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि मैंने आपकी फीलिंग्स पूछी थी और आपने पन्ना का ही वर्णन किया, अपना वर्णन कुछ नहीं किया अभी तक। तो ये मतलब आप यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर जाने अनजाने में कैसे भी सही, बाय डिफॉल्ट और बाय डिजाइन आप बन चुके हैं और पन्ना आपकी रग रग में बस गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो, पन्ना के बारे में ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसके प्रमोशन की कमी रही है। मैं शायद 9th-10th में रहूँगा जबकि मैंने पहली बार एक कविता सुनी थी, एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठेल पेल सैल उलसत है तारस उतारनी धुरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा बार यो हालत है। तो महाकवि छत्रसाल वो जब तक हमारे महाकवि पद्माकर हैं और छत्रसाल के ऊपर ये कविता लिखी है। छत्रसाल यहाँ के राजा, हाँ महाकवि भूषण, सॉरी हाँ महाकवि भूषण थे जिन्होंने छत्रसाल के बारे में ये लिखा था और वो शिवाजी के समकालीन थे। तो जब महाकवि भूषण का जिक्र हमारी क्लास में से खत्म हो गया तो उसके साथ साथ पन्ना का भी जिक्र खत्म हो गया और मैं देख रहा हूँ कि लगभग 40-43 वर्षों के बाद में पन्ना की दोबारा याद आई है, वो आपकी वजह से याद आई है। और हमारे पूरे ग्रुप को जिसमें करीब 80 लोग हैं, हम पन्ना आए, ये सेंडिंग इनविटेशन मुकेश पांडे जी का हमें रहा है। कोरोना की वजह से हम लोग नहीं पहुंच पाए, मगर मेरे मन की जो एक ज्वाला थी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मैं अकेला ही चला आया हूँ और मुलाकात हो रही है आज। तो हम सब आएंगे, वो तो ठीक है अपनी जगह। बाकी फिलहाल हम मुकेश जी की बात करते हैं, पन्ना की बात। तो ये बात बिल्कुल सही है आपने जो बताया है कि यहाँ पर बहुत कुछ है और प्रमोशन की ही कमी रही है। और सही बात तो है कि आज की तारीख में अगर आप सिर्फ प्रमोशन करें तो आप किसी भी जगह को मार्केट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशनल टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, ये तो स्पिरिचुअल टूरिज्म हमेशा से रहा है, नेचर टूरिज्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप वाइल्ड लाइफ में जाके करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो जन्म है वो बिहार का है, बक्सर। अगर आज आप लेखक भी हैं, आप कवि भी हैं, आप फोटोग्राफर भी हैं, आप एक पुलिस अधिकारी भी हैं, अगर कोई ऐसा कानून आ जाए कि आप सिर्फ एक हो सकते हैं तो आप क्या प्रेफर करते हैं? मैं घुमक्कड़ होना प्रेफर करूंगा। घुमक्कड़ होना प्रेफर करते हैं। घुमक्कड़ी जो है वो जिंदगी भी चला सकती है, जीविका भी बन सकती है। घुमक्कड़ी एक आदमी का पूरा जीवन चला सकती है और ऐसे बहुत से घुमक्कड़ हुए हैं। और मेरा तो मानना है कि आज दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं उस घुमक्कड़ों की देन है। सबसे पहले आदि मानव जो है दक्षिण अफ्रीका में किसी गुफा में पेड़ों से उतरकर नीचे आए और उसके बाद धीरे धीरे अगर उनके मन में घुमक्कड़ी नहीं होती तो शायद वही कैद रह जाते और आज भी जो है बंदरों जैसा जंगली जीवन जी रहे होते। तो एक घुमक्कड़ अपने जीवन की आवश्यकताएं भी पूरी कर सकता है और अपने जीवन के जितने भी रुचि और शौक हैं वो भी पूरा कर सकता है। तो घुमक्कड़ होने के साथ साथ मैं फोटोग्राफर भी रह सकता हूँ, मैं कवि भी रह सकता हूँ, मैं लेखक भी रह सकता हूँ और घुमक्कड़ तो रहूंगा ही। घुमक्कड़ तो फिर बेसिक बात तो आप जब घुमक्कड़ी की बात कर रहे हैं, ये कीड़ा आपके मन में शुरू से रहा है? जी, आप चूंकि जैसा आपने बताया कि
मैं बिहार में पैदा हुआ और मेरे पिताजी रेलवे में थे और मेरे नाना जी पुलिस में मध्य प्रदेश के सागर जिले में पोस्टेड थे। तो हर साल मैं अपने परिवार के साथ यहाँ सागर आता था और फिर बाद में मैं नाना नानी के पास ही पला बढ़ा सागर में। तो आप कह सकते हैं कि मैं गंगा की गोद में पैदा होकर सागर की बाहों में पला हूँ। और फिर ये चूंकि रेलवे में पिताजी की होने की वजह से बार बार आना जाना होता रहता था और बचपन से ही ये कह सकते उसी चीज़ का असर रहा कि आज मैं जो है जगह जगह घूम रहा हूँ। आपने अपना यात्रा संस्मरण ब्लॉग में भी लिखे हुए हैं, उसका नाम आपने बेवकूफ़ क्यों रखा है? दरअसल beokuff.blogspot.com या .com है। बेसिकली क्या है कि झारखंड में एक जगह है झारखंड में एक जगह है जहाँ पर एक होटल है बेवकूफ होटल। अच्छा, बेवकूफ होटल है जी। और गिरिडीह में वो होटल है। और मैंने उस समय मैं 2008 की बात है, मैं पटना में सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था। तो उस होटल के बारे में मैंने नाम पढ़ा तो वो अपनी नाम की वजह से ही होटल काफी फेमस है। अच्छा। लोग वहाँ फोटो खिंचाने सेल्फी लेने जाते हैं तो सिर्फ उसकी नाम की वजह से। और उसी समय ब्लॉगिंग के शुरुआत हो रही थी और मेरा भी मन हुआ तो मेरे दिमाग में आ गया क्यों ना अपने। और दूसरी बात ये है कि दूसरा कारण इसका एक ये है कि आदमी कुछ भी अगर सीखना चाहता है तो बेवकूफ बनकर ही सीख सकता है। ज्ञानी बन के उसके पास ज्ञान पाने का और कोई तरीका नहीं होगा। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो अहम पाल सकता है, घमंड पाल सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं ले सकता क्योंकि वो अपने आप को ज्ञानी मानता है। तो यदि हम अपने आप को बेवकूफ मानेंगे तभी हम कुछ सीख पाएंगे। आपने बेतवा नदी के साथ में अपना संवाद और वो सब लिखा है, तो उसमें कितनी मतलब आपकी वो अंतश्चेतना से आया, कहाँ से आया, कैसे आया वो? दरअसल जब ओरछा मेरी पोस्टिंग हुई, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी ओरछा ही थी और उस समय चूंकि नई पोस्टिंग थी और मुझे सबसे छोटा सर्किल मिला था, काम कम था, तो अक्सर अपनी घुमक्कड़ी की आदत के कारण मैं बेतवा किनारे जाकर बैठता था। और कई बार जब उस समय विवाह भी नहीं हुआ था तो कई बार घंटों बैठा रहता था और उस दौरान मन में कई तरह की जिज्ञासाएं आई और कई बार ऐसा हुआ कि अनायास ओरछा के लोकल के लोग वहाँ साथ में आकर बैठे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन जिज्ञासाओं के जवाब मुझे वहाँ बेतवा किनारे ही मिले। और इस चीज को फिर जब मैंने सोचा तो फिर मेरे दिमाग में आया कि बेतवा से संवाद से मुझे ओरछा के इतिहास और भूगोल की जानकारी मिल सकती है और इस बहाने मैंने फिर जो है ओरछा का इतिहास बेतवा के माध्यम से लिखा और अच्छी बात रही कि उसे लोगों ने बहुत पसंद किया। एक अलग तरह की राइटिंग थी और सबसे बड़ी बात थी मेरी लेखनी सफल तब मैंने माना कि जब ओरछा के लोग ही मुझसे कहने लगे कि नहीं ये आपके साथ हुआ है, आपने बेतवा से बात की है। तो यहाँ आप जहाँ भी जाते हैं ना वहीं के हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ओरछा में गए तो ओरछा वालों को लगने लगा कि हमारे से भी ज्यादा ओरछा के हैं, पर अब पन्ना में आए हैं तो पन्ना में भी फुल मार्केटिंग चल रही है। मेरी एक सोच रही है कि जैसे जन्मभूमि का कर्ज तो उतारा ही जाता है और मेरी अपनी एक सोच रही कि कर्मभूमि का भी कर्ज उतारना चाहिए और मैं उस जगह के प्रमोशन करके वो एक कर्ज उतार तो नहीं सकता पर प्रयास करता हूँ। प्रयास तो कर ही सकता है। और खुशी की बात रहती है कि जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ के जगहों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता हूँ और इसमें अभी तक तो सफलता मिली है। आप जब कहीं घूमने जाते हैं तो जैसे कुछ लोग जाते हैं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ढूंढते हैं अपने अपनी आस्था के हिसाब से, कुछ लोग मार्केट्स में मॉल वॉल ये सब चीजें देखते हैं, कुछ लोग प्राकृतिक सौंदर्य ढूंढने निकलते हैं, कुछ ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स वगैरह में घूमने उनकी ज्यादा रुचि। आपकी सबसे ज्यादा रुचि कहाँ होती है? सबसे ज्यादा तो मुझे प्रकृति का समीप ही पसंद रहा है। इसके अलावा प्रकृति के साथ अगर धार्मिक ऐतिहासिक रूप से भी वो जगह जुड़ी हुई है तो वो मेरी पसंदीदा जगह होती है। अच्छा, ओरछा से पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? फर्स्ट पोस्टिंग मेरी ओरछा में ही थी। टीकमगढ़ जिले में ही मैंने ज्वाइन किया था जी। इसके पहले जो है मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ सागर जिले में हुई। ये एक पुलिस अधिकारी और एक कवि,
इनमें कोई विरोधाभास महसूस होता है जनता को आमतौर पर? हाँ, जनता को तो कई बार विश्वास भी नहीं होता है कि ये मेरे द्वारा लिखी गई है। हाँ, ये बिल्कुल। जब लोगों को पता चलता है तो लोगों के दिमाग में पुलिस या वर्दी वाले की छवि जो है एक कड़क मिजाज व्यक्ति की होती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं बहुत से ऐसे पुलिस वालों को भी जानता हूँ जो कवि हृदय भी हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। तो पुलिस या वर्दी वाला होना हमारे एक रोजगार का हिस्सा है, और हमारे देश में एक समस्या ये है कि हम अपने रुचि के अनुसार रोजगार नहीं चुन पाते। कई बार हमें मजबूरी में रोजगार करना पड़ता है क्योंकि हमें पेट पालना है, परिवार पालना है, और रुचि के लिए फिर हम दूसरे माध्यमों को देखते हैं। तो ये कारण होता है कि जरूरी नहीं कि रोजगार आपका अगर आपके रुचि से विपरीत है तो आप अपने रुचियों को पूरा नहीं कर सकते। तो ये रोजगार आपका प्रकृति के विपरीत है? हाँ, प्रकृति के विपरीत बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने लोक सेवा आयोग की तैयारी इस विभाग के लिए नहीं की थी, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब विभाग मिला है तो यहाँ पर भी मैंने अपने कर्तव्य क्षेत्र में पीछे नहीं रहा हूँ। जी, कुछ परिवार के बारे में बताइए। जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी रेलवे में थे और वर्तमान में 4 वर्ष पहले उनका निधन हो गया है। और वर्तमान में मेरी माँ जो एक सामान्य गृहिणी है, 3 भाई, और जिसमें से मैं आपके सामने हूँ। मुझसे छोटी एक बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, और 2 छोटे भाई, निकेश बक्सर में बैंक में जॉब करते हैं और अभिषेक सोनपुर में रेलवे में है। और इसके अलावा मेरी पत्नी निभा पांडे और 2 छोटे बच्चे हैं, अनिमेश और आद्यांश। ओके, तो आपकी घुमक्कड़ी में आपका परिवार सहयोगी है या निष्क्रिय भाव से रहता है या सहयोगी है? अधिकांशतः तो सहयोगी नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन अब चूंकि मेरी जॉब प्रोफाइल भी जो है फील्ड की होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ फील्ड में भी जो आसपास की जो देखने योग्य जगह होती हैं तो उन्हें मैं अपनी ड्यूटी के साथ ही जो है पूरा कर पाता हूँ। और फिर अगर अपने जिले से बाहर जाना रहता है तो साल में 1-2 बार परिवार को भी घुमा लाता हूँ, जिससे उनकी तरफ से कई बार ग्रीन लाइट मिल जाती है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर एक फक्कड़ घुमक्कड़ी, एक 0 बजट घुमक्कड़ी, इनको लेके बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। तो आपका क्या फीलिंग है कि ऐसी कुछ चीज़ें, मतलब हिच हाइकिंग कि साहब लिफ्ट ले लेके पूरा हिंदुस्तान घूम लिए बिना जेब में एक भी पैसा लिए? देखिए, अगर फक्कड़ घुमक्कड़ी या इस टाइप की घुमक्कड़ी की बात करें तो हमारे यहाँ इस तरह की घुमक्कड़ी की परंपरा प्रारंभ से ही रही। हाँ। हमारे यहाँ सामान्यतः घुमक्कड़ी को तीर्थाटन के रूप में लेते थे लोग, और तीर्थाटन वाला व्यक्ति जब हमारे यहाँ जो 4 आश्रम माने गए उसमें जब गृहस्थ आश्रम के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ में जाता था तो वानप्रस्थ आश्रम एक तरह से घुमक्कड़ी का ही आश्रम था। व्यक्ति जो है अपने घर की सारे जिम्मेदारियों से मुक्त होकर फिर ईश्वर की तलाश में या आध्यात्मिक रूप से तीर्थाटन पर निकलता था, और ये परंपरा शुरू से रही है। हाल के कुछ वर्षों में जब हमारी वर्ण व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं तो उस वजह से आज की स्थिति में व्यक्ति नौकरी के बंधनों में इतना या व्यवसाय के बंधनों में इतना बंध जाता है कि घर से बाहर नहीं निकल पाता। तो ये इस तरह की घुमक्कड़ी थोड़ी सी कठिन हो गई है क्योंकि व्यक्ति के पास उतना समय नहीं है, और यदि व्यक्ति समय निकाल सकता है तो इससे बेहतर घुमक्कड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं उस चीज को जीते हैं, सिर्फ देखकर या छूकर नहीं आते। मुझे 2 साल पहले तक पता ही नहीं था कि नर्मदा की भी परिक्रमा होती है, मगर फिर जब उसके बारे में जाना कि परिक्रमावासी होते हैं और वो जाते हैं और उनको ये निर्देश होते हैं कि वो 1 लोटा, 1 थाली और 1 गिलास इतना ही लेके चल सकते हैं, 2 कटोरी, 2 जोड़ी कपड़े होंगे और 200-300 रुपए होंगे। तो जो आदर्श परिक्रमा है वो तो ये है। बिल्कुल। अब वो आज की तारीख में लोग उसको भी पैकेज बना के घूम रहे हैं, वो तो एक सेपरेट इश्यू है। देखिए, सुविधाओं के साथ आप पर्यटक बनकर जा सकते हैं। हाँ। पर जिस जगह को आप जा रहे हैं जब तक आप मन से उसे अनुभव नहीं करेंगे, और उसको अनुभव तब करेंगे जब आप बाकी तामझाम छोड़ कर आएंगे, क्योंकि उसके लिए मन खाली होना चाहिए, और मन खाली तभी हो सकता है जब आप कम साधन लेंगे। अच्छा, जो जितने भी कवि होते हैं उनके बारे में मैंने कुछ सुना है, उड़ती उड़ती सी खबर कि उनकी कोई प्रेरणा होती है, और वो प्रेरणा कौन होती है? नहीं, प्रेरणा हर व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या कवि विशेष पर निर्भर करती है। कविता में भी 9 रस होते हैं। आप अगर श्रृंगार के कवि हैं तो हो सकता है आपकी प्रेयसी प्रेरणा हो सकती है,
लोग प्रकृति से भी प्रेरणा पाते हैं, आजकल लोग जो है सामान्य जीवन से भी प्रेरणा पाते हैं। तो प्रेरणा के कई रूप हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि कोई महिला विशेष ही हो, आप कहीं से भी प्रेरणा पा सकते हैं। आपकी आपकी कविताएं जो है मूल रूप से मैंने लगभग हर विषय में कविता लिखी है, हाँ। और प्रेम पे भी लिखा है स्कूल कॉलेज के समय पर, और उसके बाद जो है प्रकृति पर भी लिखा है, सामान्य जनजीवन पर भी लिखा है। तो हर कविता की अपनी अलग अलग प्रेरणाएं रही हैं। आप जो लिखते हैं वो कहीं छपने के लिए भेजते हैं या सिर्फ अपने ही ब्लॉग पर डालते हैं? जी, मैंने जब स्कूल कॉलेज टाइम पर काफ़ी भेजा, कई पत्र पत्रिकाओं में छपी भी वो। उसके बाद फिर सिविल सेवा की तैयारी के कारण जो है समय नहीं मिला, फिर उसके बाद नौकरी आ गई, तो अब तो बहुत कम भेजता हूँ। अब जो छपते हैं तो अधिकांश यात्रा लेख ही होते हैं। कविताएं तो अब लगभग लिखना बहुत कम हो चुका है, क्योंकि उतना समय और सुकून नहीं मिल पाता है कि कविताएं लिखी जा सकें। अगर आपको परिवार के साथ, सोलो या दोस्तों के साथ में 3 ऑप्शन हो घुमक्कड़ी के लिए, तो आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होती है? मैं दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ। दोस्तों के साथ जाने की, ओके। एक जगह जहाँ आप हो आए हैं वहाँ दोबारा जाना चाहते हैं, हर बार कोई नई जगह तलाशते हैं? अगर वो जगह मन के मुताबिक हुई तो बार बार भी जाना चाहूँगा। जाना चाहेंगे। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से जो घुमक्कड़ी और पर्यटन, ये दो चीज़ आपने बताई, तो आप घुमक्कड़ ही हैं, पर्यटक नहीं हैं। आप सुविधा परिवार के साथ जाते हैं तो पर्यटक बनकर तो जाते पर्यटक हैं। बन के वही मेरे साथ में भी वही है, सबके साथ मोस्टली यही होता है कि तो सुविधाएं देखनी पड़ती है बच्चों के हिसाब से, तो वरना अगली बार मना कर देंगे हमें नहीं जाना जंगल में। कुछ अपनी कोई कविता याद आ रही हो तो कुछ पंक्तियां सुना दीजिए। कविताएं बहुत हैं, और एक समय तो ये रहा कि मैं आशु कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। मतलब किसी भी विषय पे मैं 5 मिनट के भीतर कविता लिख लेता था। तो कई बार मैं अपने दोस्तों को चैलेंज भी देता रहता था कि कुछ कठिन विषय या शब्द लेके आओ, जिस पर मैं अभी तक उन्होंने कविता सुनी या पढ़ी ना हो। तो ऐसे ही एक बार मेरे एक मित्र ने कविता बताई, बोले चकल्लस पे लिख के बताओ। बोले ये कविता में शब्द ही नहीं आना चाहिए, पूरा कविता का भाव चकल्लस होना चाहिए। तो मैंने एक कविता लिखी, उसका शीर्षक चकल्लस था, और वो कुछ इस तरह से थी कि एक बुजुर्ग एक बच्चे को खिला रहे थे और मेरा चिकल्लस पुकार रहे थे। बच्चे का नाम सुनकर चकल्लस सुनकर मुझे हैरानी हुई। चकल्लस जी। हाँ। मैंने बुजुर्ग से पूछा कि ये कैसी कहानी हुई। बुजुर्ग बोले कि मेरी बेटी विदेश पढ़ने गई थी अकेली, और अपने डिग्री के साथ साथ ले आई चकल्लस की पहेली। मैंने कहा अगर इसी तरह बेटियां विदेश अकेली जाती रहेंगी और अपने साथ चकल्लस लाती रहेंगी तो हो सकता है आगे जमाना कुछ और होगा, या फिर वो चकल्लसों का दौर होगा। रेडीमेड कविता एकदम बिल्कुल ऑन ऑर्डर। बिल्कुल। लव एट फर्स्ट साइट तो सुना था मैंने, मगर ये स्टोरी एट फर्स्ट इंस्टांस नहीं, इस तरह के आशु कवि कहलाते हैं। आशु कवि होते हैं, ठीक है। एक समस्या पूर्ति प्रतियोगिता भी हुआ करती थी पहले, मुझे ध्यान है। एक समस्या दी गई थी, एक लाइन अंतिम लाइन होती थी वो कविता की, पीत पट वाला भक्त मानस बिहारी है। तो मैं कवि हूँ नहीं, पर फिर भी वो जन्माष्टमी के अवसर पर दी गई थी समस्या, और जन्माष्टमी के कार्यक्रम में सुनानी थी। तो कुछ पंक्तियां जो लिख पाया मैं। राज पकवान सागर रोटियों पे वारी गयो, निज की प्रतिज्ञा भक्त वचन पे वारी है। गज को बचाने साथ सागर के पार गयो, द्रौपदी का चीरवीर महिमा तुम्हारी है। ग्वालन सो प्रेम कियो, कुब्जा का मान रखियो, स्नेहमयी राधा देह बंधन से तारी है। यशोदा को नंदलाल गाम श्यामल गोपाल कृष्ण, पीतपट वाला भक्त मानस बिहारी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखा। तो ये मुझे हमेशा कविता ना मैं कर पाया ना कभी कुछ। कविता के बारे में मैं बताऊं, जैसे दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि कविता ही एकमात्र ऐसी विधा है
जो सिखाई नहीं जा सकती। जबकि आप नृत्य सीख सकते हैं, संगीत सीख सकते हैं, आप जो है चित्रकारी सीख सकते हैं, अभिनय सीख सकते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कविता सिखाता हो। हाँ, कवि नहीं, कविता के जो भाव पक्ष और कला पक्ष दो हैं, तो कला पक्ष जो है उसमें तो आपको कुछ चीजें बतानी पड़ सकती है कि तुकांत होता है, कितने मीटर है, कितने स्केल है, वो सब तो बताना पड़ेगा कि कितनी मात्राएं होनी चाहिए हर लाइन में। लेकिन मगर उससे कविता ज्यादा कुछ कैसे नहीं लिखी जाती हाँ, है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा तो फिर तो मेरा यही मानना है कि कवि होना या कविता लिखना शुद्ध ईश्वरीय देन है। हाँ, जब तक ईश्वर की कृपा या माँ सरस्वती की कृपा नहीं होगी, कोई व्यक्ति चाह के कवि नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक। और ये मैंने अपनी कई कविताओं में महसूस किया कि कुछ कविताएं मैंने जब लिखी और उसके बाद जब मैंने खुद ही पढ़ी तो मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे द्वारा लिखी गई। ऐसा लगता है कोई अंदर से डिक्टेट कर रहा बिल्कुल था। बिल्कुल उस समय मैंने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखवा दी है, बस बिल्कुल, मेरा हाथ चल रहा था सिर्फ। ये तो होता है। बिल्कुल। अगर कभी कुछ चीजें ऐसी लिखी गई हैं तो वो सर्वकालिक हो जाती हैं कई बार। बहुत अच्छी। तो हमारा ये बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। आज का एपिसोड हम यहीं पर ही समेटते हैं और आपसे बात करके मेरी एक सपना समझिए पन्ना आना, वो भी एक सपना था, वो भाग्य है। और आपसे मुलाकात हुई और आज हमने जो कुछ भी किया है सुबह से पूरा मेरा एक मिनट मोर देन जिसे कहना कि फुल वैल्यू रिसीव्ड, वो स्थिति यही है। और मिलते रहेंगे दिल से, घुमकड़ी दिल से। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, एक मुकेश पांडे जी चंदन, एक प्रश्न ये रह गया कि चंदन नाम कैसे जुड़ा आपके साथ, बस बाकी तो सब ठीक है जी। इसके पीछे मेरा खुद का योगदान तो नहीं है। इसके पीछे एक मजेदार बात यह है कि जिस साल मेरा जन्म हुआ था उसके आगे पीछे के 2-3 सालों में बिहार में अधिकांश लड़कों के नाम चंदन रखे गए थे। और उसका मुख्य कारण था कि उस समय एक फिल्म रिलीज हुई थी नदिया के पार, अच्छा, जिसमें हीरो का नाम चंदन रहता है। तो घर वालों ने भी मेरा नाम चंदन रखा और मुकेश जो नाम है वो मैंने स्वयं रखा था। ओह, उसका किस्सा ये है कि जब मेरा स्कूल में एडमिशन होने गया तो उस समय टीवी पर महाभारत सीरियल आता था। तो मुझे महाभारत में सबसे अच्छा पात्र जो लगता था वो भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह का जो रोल है मुकेश खन्ना अभिनीत कर रहे थे। तो जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा और वहाँ हेडमास्टर ने मेरा नाम पूछा तो मेरे मुंह से मुकेश ही निकला, जबकि उसके पहले मुझे किसी ने मुकेश नहीं कहा था। तो जनरली लोग के नाम जो है उनके माता पिता। एज क्या थी उस टाइम आपकी? उस समय मेरी 4.5 साल। 4.5 साल? ओह, तो स्कूल में एडमिशन के समय मैंने अपना नाम हो गए चंदन करके दिया हुआ नाम है, तो इसका मैं अपनी कविताओं में उपयोग करता। मुझे लगा था कि आप कविता लिखते हैं तो इसलिए आपने अपना तखल्लुस का उपयोग बाद में मैंने चंदन के तौर पे ही किया, उसको यूज किया, बहुत सी कविताओं में किया। क्योंकि एक वो है ना चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग, तो मुझे लगा पुलिस विभाग में है, पुलिस विभाग में तो कविताएं तो मैंने स्कूल लेवल से ही लिखनी चालू कर दी थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मुलाकात होगी। नमस्कार।